हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है ना, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने ये अतुल सर के जो नोट्स थे उनसे पढ़ा था, तो वही क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन का नाम है वैल्यू चेन एनालिसिस। ठीक है, तो वैल्यू चेन एनालिसिस को बहुत डिटेल में आपको पढ़ के जाना है। इसके कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे, मतलब एमसीक्यू जो आएंगे इसके, ये 8 से 10 नंबर का एग्जाम में आ सकता है। और जो एमसीक्यू आएंगे ना, उसमें से 2 एमसीक्यू तो आपसे डायरेक्ट, 2-3 एमसीक्यू तो डायरेक्ट बन जाएंगे। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपसे पूछेंगे नॉर्मली। ठीक है, लेकिन बाकी के ना आपको इसके कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं एक बार अच्छे तरीके से, फिर हम इस पर बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज आपको पता होनी चाहिए, सर ने बता रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यही नोट्स रेफर किए थे। ठीक है, तो आप इस ये वाला पॉइंट आप पढ़ सकते हो और एज इट इज नोट्स आप बना सकते हो। तो पहला पॉइंट है मीनिंग एंड बेसिक्स। मीनिंग एंड बेसिक्स में सिर्फ पहली बात तो ये बता रखी है कि वैल्यू चेन का एनालिसिस का, जो वैल्यू चेन की बात है, ये किसने सजेस्ट की थी, तो माइकल पोर्टर। तो ये नाम याद रख सकते हो आप, पहली बात। दूसरा, वैल्यू चेन एनालिसिस करने से पहले वैल्यू चेन क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। वैल्यू चेन क्या है, एक इंटरनल प्रोसेस है, यानी कि विद इन द बिजनेस एक ऐसी प्रोसेस है या एक्टिविटीज है दैट ए कंपनी परफॉर्म, जो कंपनी परफॉर्म करती है डिजाइन करने के लिए, प्रोड्यूस करती है मार्केट के रिगार्डिंग, डिलीवरी के रिगार्डिंग, या अपने प्रोडक्ट को सपोर्ट करने के रिगार्डिंग। ठीक है, उसके बाद आता है वैल्यू चेन एनालिसिस। तो वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होती है, इट इज ए प्रोसेस, ठीक है ना, बाय विच फर्म, जिसके द्वारा फर्म क्या करती है, फर्म आइडेंटिफाई करती है और एनालाइज करती है कंपनी के अंदर वे एक्टिविटीज जो प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड करते हैं, जो प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड करते हैं। ये बहुत अच्छे से आपको चीजें समझनी होंगी और याद भी करनी होंगी। ठीक है ना, और फिर आपको एग्जाम में 2-3 एमसीक्यू ऐसे मिलेंगे जो आपको इसमें कॉन्सेप्ट बेसिस पे आपसे पूछे जाएंगे। आइडेंटिफाई दोज एक्टिविटीज। ठीक है ना, पहले तो कौन सी एक्टिविटी आइडेंटिफाई और एनालाइज करनी है, कंपनी के अंदर वे एक्टिविटी जो फाइनल प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड करते हैं। फिर ये आइडेंटिफाई करो कि वे एक्टिविटी कौन सी हैं जो वैल्यू ऐड नहीं करती हैं, ठीक है ना, प्रोडक्ट के अंदर, तो उन्हें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। ऐसा वैल्यू चेन एनालिसिस बोलता है। तो ये तो पहला दे रखा है मीनिंग एंड बेसिक्स, जिसके अंदर 3 बातें मैंने यहाँ पे आपको कराई है, आप इसको लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। दूसरी चीज जो यहाँ पे बता रखी है वो है एक्टिविटीज। तो एक्टिविटीज यहाँ पे 2 तरीके की बताई गई हैं। एक होता है प्राइमरी एक्टिविटीज और एक होता है सेकेंडरी, या जिसको हम ज्यादा अच्छा रहेगा सपोर्ट एक्टिविटी के नाम से जाने, तो क्योंकि सपोर्ट एक्टिविटी से क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, एक्टिविटीज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है ना, इनपुट इनटू आउटपुट एंड सर्विसेज देयर आफ्टर। ठीक है ना, मतलब वे एक्टिविटी जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं इनपुट को आउटपुट बनाने में। ठीक है ना, सपोर्ट एक्टिविटी मतलब जो प्राइमरी एक्टिविटी को सपोर्ट करती हैं, एक्टिविटीज दैट सपोर्टिंग द प्राइमरी एक्टिविटीज। ठीक है, ये इतना होगा। अब प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी का क्वेश्चन क्या आ सकता है, पहले तो वो बात कर लेते हैं। 4 नंबर के 2 एमसीक्यू। देखिए, प्राइमरी एक्टिविटी में एक तो ये याद होना चाहिए आपको, वो भी सीक्वेंस वाइज। ठीक है ना, ये वाली चीज, ये वाली जो हेडिंग है ना मेन, ये याद होनी चाहिए। 2 नंबर आपको ये दिलाती है खाली। ठीक है ना, तो इसको याद करने का मैं आसान तरीका बताता हूँ। 100 एसएमएस, इससे याद कर लेना। फ्री में मिलते थे पहले, एसएमएस से हम लोग बात करते थे जब मोबाइल वगैरह स्टार्टिंग में, ये काफ़ी साल पहले की बात है। ठीक है ना, तो तब जो है इतनी फैसिलिटी नहीं थी, इस तरीके के फ़ोन थे नहीं, तो एसएमएस डलवाते थे हम लोग 150 रुपये में, 300 ऐसे कुछ करके, फिर एसएमएस से बात करते थे। राइट, ठीक है ना, तो उससे याद कर लेना आप 100 एसएमएस। ठीक है ना, एसएमएस तो एस हटा देना, एमएस बच गया। ठीक है ना, तो एसएमएस मतलब एमएस। ठीक है, 100 मतलब 100। ठीक है, तो 100 में जो 1 है ना, इसको आई बोलना आप। ठीक है, तो आई मतलब इनबाउंड, इनबाउंड पूरा नाम याद होगा, इनबाउंड लॉजिस्टिक। उसके बाद ओ मतलब ऑपरेशन। ये सीक्वेंस वाइज याद होने चाहिए आपके, वो सीक्वेंस ही पूछेंगे आपसे। ओ मतलब आउटबाउंड लॉजिस्टिक। उसके बाद आता है एम मतलब मार्केटिंग एंड सेल्स। और उसके बाद आता है एस मतलब सर्विसेज। ठीक है ना, तो ये ना सीक्वेंस वाइज याद होना चाहिए, और सीक्वेंस दे रखे होंगे वहां पे आपसे, वो पूछेंगे, तो ये एग्जैक्ट याद होना चाहिए आपको। तो 2 नंबर आपके इसके मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, दूसरी जो चीज है प्राइमरी एक्टिविटीज की, अगर मैं आगे बात करूं तो प्राइमरी एक्टिविटीज में आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, यहाँ पे तो बहुत कुछ बता रखा है। ये इसलिए बता रखा है क्योंकि पहले जो पेपर होते थे उनके हिसाब से, है ना, तो फिर भी आप इसको सारे को पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, है ना। तो इसके अंदर लेकिन ये चीज़ जरूर पढ़ लेना आप। ठीक है, इनबाउंड लॉजिस्टिक में क्या आता है, रिसीविंग, ठीक है ना, प्रोडक्ट को रिसीव करना, स्टोर करना, डिस्ट्रीब्यूटिंग करना इनपुट को, है ना,
इनपुट की बात हो रही है यहाँ पे, नॉट प्रोडक्ट, है ना। ऑपरेशंस, ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू फाइनल गुड्स यानी प्रोडक्ट, है ना। हाँ, इसके अंदर क्या करते हैं, आउटपुट के अंदर कलेक्टिंग करते हैं, स्टोरिंग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग करते हैं फाइनल प्रोडक्ट का। मार्केटिंग एंड सेल्स में क्या होता है, कस्टमर को मार्केटिंग एंड सेल्स में क्या करते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट करते हैं ना, ठीक है, तो कस्टमर मेड अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट, तो एडवर्टीजमेंट सबसे बेस्ट है ना। सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विस की बात यहाँ पे हो रही है। ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे, ये एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना, अगर उनको थोड़ा डिटेल में जाना है तो, ठीक है, तो ही, अदरवाइज नहीं पूछेंगे वो, ठीक है। क्लियर है, तो ये आप चीज़ें याद कर लेना एक बार, ठीक है। और ये सब चीज़ें ये एग्जाम्पल्स लगा लो आप एक तरीके से जो इसके अंदर दे रखे हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा यहाँ पर नीचे दे रखा है रिटेल सेक्टर के अंदर, और नीचे दे रखा है सर्विस सेक्टर के अंदर। तो ये भी बता रखा है कि रिटेल सेक्टर में इनबाउंड लॉजिस्टिक में क्या होएगा, ऑपरेशंस के अंदर क्या आएगा, आउटबाउंड लॉजिस्टिक में क्या आएगा, और मार्केटिंग एंड सेल्स में क्या आएगा, और सर्विसेज में क्या आएगा। उसके बाद सर्विस सेक्टर के अंदर भी बता रखा है कि इनबाउंड लॉजिस्टिक में सर्विस सेक्टर में क्या आएगा, ऑपरेशंस के अंदर क्या आएगा, और आउटबाउंड लॉजिस्टिक में क्या आएगा, और मार्केटिंग एंड सेल्स में क्या आएगा, और सर्विस में क्या आएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में चाहते हो करना तो आप कर सकते हो, पर मुझे ये लगता नहीं है कि इतनी डिटेल में ज़रूरत हमें पड़ेगी, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ तक बात बन जाएगी आपकी, यहाँ तक, ठीक है। फिर भी आप पूरा का पूरा रीड कर लेना एक बार, ठीक है, ताकि कम से कम थोड़ा ध्यान रहे, है ना। लेकिन यहाँ तक तो आप अच्छे से करके जाना, ठीक है ना। ये एक 2 नंबर का एमसीक्यू तो सिर्फ इसी पे मिल जाएगा ऊपर वाली लाइन पे, ठीक है, जो कि सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। उसके लिए मैंने आपको हुक भी बता दिया। अब आ जाते हैं नीचे, ठीक है ना। इसके ऊपर कैसे पूछेंगे, चलिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सपोर्ट एक्टिविटी या सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर, ठीक है ना, इससे याद रखना आप, स्कूल में पीटी होते हैं ना, पीटी हाई, ठीक है ना, पीटी हाई, पीटी, ठीक है ना, हाई, HI हाई, ऐसे याद रखना। और ये भी सीक्वेंस में याद होना चाहिए। पी मतलब प्रोक्योरमेंट, टी मतलब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, है जरूरी नहीं है वैसे सीक्वेंस में, लेकिन आपको पता हो, ठीक है। एच मतलब HRM, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आई मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, सीक्वेंस में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये हुक बना रखा है, ठीक है ना। तो प्रोक्योरमेंट के अंदर क्या आता है, प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है परचेज करना। तो क्या परचेज करते हैं, इनपुट, एसेट्स या इक्विपमेंट, है ना। टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी की बात कर रखी होगी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और टेक्निकल नॉलेज, ठीक है ना। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन मतलब एम्प्लॉय की बात कर रखी होगी यहाँ पे, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड रिवॉर्ड। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। कैसे याद करोगे, फाइनेंस अकाउंटिंग, ठीक है ना, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं फाइनेंस अकाउंटिंग, ठीक है ना। और कंट्रोल सिस्टम इसके लिए अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, और लीगल अफेयर्स, ये पढ़ लेना आप, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं आपकी, और यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद तो कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ है थोड़ी सी और दे रखी है एक्स्ट्रा, तो ये अगर कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, ठीक है। ये सर ने बेनिफिट दे रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी लिमिटेशंस दे रखी थी, ठीक है। तो ये भी आप रीड कर सकते हो, बेनिफिट जरूर कर लेना, ठीक है। क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो 5 में से 2 क्वेश्चन तो जैसे मैंने बताया ना, डायरेक्टली वो जो हेडिंग प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी होती है, सेकेंडरी, ऐसे टाइप के पूछेंगे। लेकिन 2-3 जो क्वेश्चन है वो उससे लगेगा आपको कि मतलब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा अगर पढ़ के जाओगे ना ये सब चीज़ें, तो आपको क्लिक हो जाएगा तुरंत। तो बेनिफिट क्या होते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस के, बेनिफिट क्या होते हैं, इट हेल्प इन एलिमिनेटिंग नॉन वैल्यू एक्टिविटी, ये हमने पहले भी पढ़ा था, इसके मीनिंग में पढ़ लिया था कि जो नॉन वैल्यू एक्टिविटी होती है उसको एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। हेल्प इन क्रिएटिंग द स्पेशल फोकस ऑन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, ये भी हमने वहीं पढ़ लिया था। देयर बाय अचीविंग द कॉस्ट लीडरशिप एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये 2 स्ट्रेटेजी है जो मैंने आपको अलग से करा रखी है एक वीडियो में, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इट वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन एग्जाम के लिए, है ना। आगे कहता है इट असिस्ट, मतलब वही, ठीक है ना, हेल्प करता है इन डिटरमाइनिंग बेस्ट वे फॉर डेवलपिंग द हाई लेवल कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस, ठीक है। इट हेल्प इन फोकसिंग, ये किस पे फोकस करने की बात कर रहा है, कोर एरिया, मेन एरिया कौन सा है बिजनेस का, जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट। इट ऑल्सो फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना आप, ठीक है। ऐसा छोड़ के मत जाना, खासकर ये बेनिफिट। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मेरे को भी जो क्वेश्चन आया था ना, ठीक है ना, तो उसमें से 2-3 मतलब 2 क्वेश्चन तो डायरेक्टली मैंने कर लिए थे, कोई दिक्कत हुई नहीं मुझे, तो मैं पता लग गया था कि 4 नंबर ये मेरे पक्के हो गए। लेकिन मुझे ये भी पता था कि वैल्यू चेन एनालिसिस का क्वेश्चन है, क्योंकि अलग से ही लिख रखा था। लेकिन उसमें से 3 MCQ 2-3 MCQ ऐसे थे, ठीक है ना, जिसको मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी अगर अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, इस तरीके की चीज़ें, तो ही आप इसको कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे ना। लिमिटेशंस करना चाहो तो इसकी देख लो एक बार, ठीक है ना। इट कैन नॉट बी इजिली अप्लाई टू, ये कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, फर्म बिलोंगिंग टू सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है ये, ठीक है ना, वहाँ पे अप्लाई नहीं होता इजिली, ठीक है ना। ऑफ्टन इट कैन बी कॉम्प्लिकेटेड एंड क्रिएट, ठीक है ना,
फ्रस्ट्रेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द फॉर्म, ठीक है। ये आप पढ़ लेना, कोई खास है नहीं इतना पॉइंट। इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हो कि टाइम कंज्यूमिंग भी है और एक्सपेंसिव भी है। इट हैज ए लीनियर अप्रोच, ये याद जरूर रखना कि कौन सी अप्रोच होती है, लीनियर अप्रोच, ठीक है ना। एंड इग्नोर द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू नेटवर्क, ठीक है ना। तो ये बात डीपली अगर उनको पूछना था होगा तो इस तरीके की बात पूछ सकते हैं आपको कि बताओ वैल्यू चेन एनालिसिस, ठीक है ना, कौन सा कॉन्सेप्ट को इग्नोर करता है, तो वैल्यू नेटवर्क, तो इस तरीके की चीजें। तो ये पूरा मैंने 100% आपको बता दिया है, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर होगा। लिमिटेशंस लिख लो, इसकी बेनिफिट लिख लो अच्छे से, ठीक है ना। ये सब सेकेंडरी प्राइमरी, ठीक है ना, प्लस यहाँ से लेके पूरे नोट्स आप ढंग से लिख लो। सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझाया हुआ था, ठीक है ना, और बहुत डिटेल में भी समझा रखा था। हालांकि हमें इतने डिटेल की जरूरत भी नहीं है, लेकिन ठीक है ना, हमें पढ़ के ही जाना चाहिए क्योंकि 2-3 क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग पे आएंगे, ठीक है ना, इसके अंदर। आई होप क्लियर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।